ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट था लिथोस्फीयर स्थलमंडल, और दूसरा पार्ट है एटमोस्फीयर वायुमंडल। तो पहले चैप्टर्स में जो आप पढ़े थे बहुत महत्वपूर्ण पढ़े थे। पहला चैप्टर पढ़े थे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। सेकेंड पार्ट चैप्टर्स पढ़े थे वो भूप्रपट्टी के निर्माण करने वाले पदार्थ। उसके बाद अर्थ मूवमेंट्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स आदि के बारे में पढ़े थे। उसके बाद लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस पढ़े थे। द सॉइल पढ़े, अंडरग्राउंड वाटर पढ़े। और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर के बाद अब जो दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो टॉपिक है वह है एटमॉस्फेयर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर के बारे में पहले आपको बताएंगे कि वायुमंडल क्या होता है, वायु क्या होता है, पवन क्या होता है, आदि आदि के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो चैप्टर्स का नोमेनक्लेचर हो जाए, फिर नोमेनक्लेचर के बाद उसकी व्याख्या होगी। इसमें दो चीज़ आपको पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ द ईयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आइए पहले चैप्टर्स का नोमेनक्लेचर किया जाए। वायुमंडल का संघटन, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन ऑफ द ईयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, संरचना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ईयर, हवा जो बना है, हवा गैसों का मिश्रण है। अक्सर प्रश्न पूछा था हवा क्या है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है। उनसे पूछे कि हवा क्या है, तो उनका जवाब हो कि हवा हवा है। हवा हवा नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, पहले चैप्टर्स के नोमेनक्लेचर को अगर आप समझ गए तो आधा आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नोमेनक्लेचर को समझाया। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आइए पहले कंपोजिशन ऑफ द ईयर को समझें। हवा जो बना है, हवा गैसों का मिश्रण है। तो आइए पहले इसको कहा जाए कंपोजिशन ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कंपोजिशन ऑफ द ईयर हो जाएगा उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोनों का फिगर से पहले समझ लिया जाए, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण टर्म है समझ लिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्वेश्चन आंसर, जब दोनों चीज कर लिया जाएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ देते हैं कंपोजिशन ऑफ द ईयर। अगर ऐसे कर दिया जाए ईयर को 100% अगर ईयर है, मान लीजिए कि 100% ईयर है, तो इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो 78% में नाइट्रोजन है और 21% में ऑक्सीजन है। पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। और इस दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा 99%। 78 + 21, तो रिमेनिंग जो बच गया 1%, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ओजोन गैस है, CO2 है, हाइड्रोजन आदि तो बहुत कम मात्रा में है, वो भी है। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो महत्वपूर्ण है उसमें 78% आपको नाइट्रोजन का हो गया, 21% ऑक्सीजन का हो गया, और 1% जो रिमेनिंग है वो उसमें आपको CO2 हो गया। आर्गन का आ जाएगा तो 0.93% है या 0.04% है ना, हाइड्रोजन आदि बहुत कम मात्रा में है। तो कुल मिलाकर के ये कंपोजिशन ऑफ द ईयर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ द ईयर में जो 78% और 21% तो 99% हो गया, और 1% में जो आता है जो बहुत वेरिएबल गैस है वह है जलवाष्प, वाटर वेपर। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझ लेना है। वाटर वेपर जो है ये जलवाष्प है, जलवाष्प के बारे में जानना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है आपके कंपोजिशन ऑफ ईयर में वो है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स होना बहुत जरूरी है, वो भी बताएंगे डस्ट पार्टिकल्स क्यों जरूरी है। धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स। तीसरा है कुछ अदर गैसेस हैं जिसमें CO2 वगैरह है, O3 है, CO2 है, O3 है,
और कुछ अक्रिय गैसें में आर्गन वगैरह है जिसकी प्रतिशतता है 0.93% और तो 3 का तो बताएंगे ही। CO2 है 0.04%। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ द ईयर में वह है वाटर वेपर। देखिए इसको हिंदी में कहा जाता है जल वाष्प, समझना है इसको। अगर आप समझ गए तो वाटर वेपर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल वाष्प। जल जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जल की तीनों अवस्था होती है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस में भी होता है। सॉलिड में जैसे आइस वगैरह है, सॉलिड है। जल का जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है, और जल का जो लिक्विड है वो वाटर, तो जल है वाटर है, और जो गैसियस फॉर्म है तो वाटर वेपर है। तो जल जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो या तो ऊष्मा को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, या ऊष्मा को रिलीज करता है, छोड़ता है, और उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वाष्पीकरण, इवापोरेशन में जब इवापोरेशन होता है, जल जब ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वाष्पीकरण की स्थिति में जलवाष्प जो है ऊष्मा को ग्रहण करता है, और कंडेंसेशन, संघनन या प्रेसिपिटेशन, वर्षण की स्थिति में वह ऊष्मा को त्याग करता है। तो एक अवस्था में जब इवापोरेशन हो गया तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, वर्षण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हीट का रिलीज होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जलवाष्प के बारे में पढ़ना, कि जलवाष्प जो है, और ये जो हवा का जो मंडल है, इसमें ट्रोपोस्फियर में जो नीचे वाला मंडल है, इसमें वाटर वेपर अधिक मात्रा में होता है। जैसे जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, तो ऊपर में आप जाएंगे, ऊपर का जो हवा का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, तो ऊपर में जलवाष्प कमता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जलवाष्प में, ये बताना है आपको। और दूसरा है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है, यही आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं, और इसी डस्ट पार्टिकल्स पर वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो वर्षा होती है। तो डस्ट पार्टिकल्स का होना भी जरूरी है, और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, असमान मात्रा में है। नीचे वाले जो लेयर है जहां पर हम खड़ा है, ये ट्रोपोस्फियर है, यहाँ डस्ट पार्टिकल्स दिखा है, और ऊपर में आप जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा कंपैरेटिवली कम जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। और CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा गैस है जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है, इंसोलेशन, उसको, इसके लिए वह पारगम्य है, परमिएबल, एक टर्म बताए थे, वो नीचे तो आने देता है, लेकिन पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। जो पृथ्वी, धरती जो गर्म होकर जो गर्म छोड़ती है उसको टेरेस्ट्रियल, तो CO2 करता है, ऊपर से आने वाले इंसोलेशन को तो एब्जॉर्ब करता है, और धरती जो गर्मी छोड़ती है उसको वह जाने से रोकता है, जिसके चलते पृथ्वी न बहुत अधिक गर्म हो पाता है, और जब अधिक ठंडा, न अत्यधिक ठंडा। अगर सारा CO2 न होता तो सारी गर्मी ऊपर चली जाती, और ऊपर गर्मी चलती तो धरती ठंडा हो जाता है, और अत्यधिक ठंडा अगर हो जाएगा तो जीवन संभव नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में CO2 हो जाने से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये भी जो नहीं होना जरूरी नहीं है। तो CO2 और O3 एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमोस्फेयर में, जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है, वह छन्नी का काम करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है O3। और कुछ इनर्ट गैस है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जिडान है, रेडान है, आदि जो गैसेस हैं, उसमें O3 जो है, आर्गन जो है वह 0.93% है। तो कंपोजिशन ऑफ ईयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और ये दोनों जोड़े में तो 99% हो गया। और 1% में जो वाटर वेपर है वो बहुत वेरिएबल गैस है। जैसे आप कपड़ा आपका भीग जाता है, इसमें पानी अंश हो गया, और यह कपड़ा वाष्प के रूप, यह कपड़ा का जो जल है वाष्प के रूप में फिर वो वायुमंडल में चला आता है, और यही का पानी ऊपर जाकर के डस्ट पार्टिकल्स पर संघनित हो जाता है, और वह संघनन के बाद फिर ऊपर, नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी फिर नीचे आता है। तो डस्ट पार्टिकल्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ द ईयर। इसमें एक चीज जानना है, पहले तो पता था कि हवा, और हवा में एक चीज तो है, हवा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हवा गैसों का ये मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि पवन, हवा और पवन में क्या अंतर है। हवा को अंग्रेजी में एयर कहते हैं, और पवन को अंग्रेजी में विंड कहते हैं। तो हवा दो तरह से प्रवाहित होती है। हवा के बहने का भी कारण है, बताएंगे आपको। टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हवा जो है प्रवाहित होती है। तो हवा दो तरह से, एक तो पवन जो बहने, हवा के बहने का कारण है, एक तो हवा जो प्रवाहित होती है वह क्षैतिज रूप से जो लेटा हुआ हो तो क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रूप से जो हवा प्रवाहित होती है उसको कहते हैं पवन। पवन को अंग्रेजी में कहते हैं विंड। पवन को क्या कहते हैं, ऐसे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। लेकिन क्षैतिज रूप से, इस तरह से ये हुआ क्षैतिज,
क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। बट वर्टिकल मूवमेंट, अगर हवा इस तरह से प्रवाहित हो जाए, अगर हवा का प्रवाह वर्टिकली हो जाए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया क्षैतिज, देखिए नहीं लेटा हुआ जैसा है, ये लेटा हुआ है, तो क्षैतिज रूप से अगर हवा का प्रवाह हो रहा है तो उसको पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन है, मानसूनी क्या है, पवन है। और गर्मी के दिनों में कभी कभी एकाएक देखते हैं कुछ उड़ाते हुए ऊपर ले गया, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उठता हुआ जो हवा, इस तरह की जो हवाएं होती है, जो साइक्लोन आदि में इस तरह की जो हवाएं ऊपर उठती है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 3 टर्म है, हर बच्चा को जाना चाहिए वायुमंडल में कि हवा क्या है, पवन क्या है और वायु धारा क्या है। तो हवा को तो एयर कहते हैं, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। पवन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, अगर वर्टिकल ऊपर की ओर हवा बढ़ रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वायु धारा, उसको कहते हैं एयर करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा वर्टिकल मूवमेंट और इसको कहते हैं वायु धारा। ये 2-3 टर्म जो है हर बच्चा को जानना चाहिए। जो ज्योग्राफी के थोड़ा सा रुचि जो रखते हैं या कंपटीशन उनको देना है, उनको ये 3 टर्म जानना बहुत जरूरी है। हवा क्या है, पवन क्या है और वायु धारा क्या है। तो हवा तो गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसें हैं, गैसों का मिश्रण हवा है। और जो क्षैतिज रूप से प्रवाहित होता है, क्षैतिज में लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज कॉल्ड विंड। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट जो है ऊपर की ओर जो बढ़ रही है उसको कहते हैं वायु धारा, एयर करंट कहते हैं। तो ये 3 टर्म जान गए। तो ये कंपोजिशन ऑफ द एयर, द फर्स्ट है, इसमें 2 चीज जानना, वायुमंडल के संगठन और संरचना में 2 चीज जानना है। एक जानना है कंपोजिशन ऑफ द एयर एंड दूसरा जानना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ द एयर हम समझ गए। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर, ये तो बहुत आसान है। कंपोजिशन ऑफ द एयर भी देख लीजिए, बहुत आसान और बहुत छोटा चैप्टर, बहुत आसान और बहुत छोटा चैप्टर है। वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल का संगठन और संरचना। तो आइए, संगठन हो गया है, अब संरचना जो है, द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फियर। हवा का जो मंडल है, अब मंडल हवा का, जब यहाँ पर बैठे हुए सबसे जो लोअर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है। तो मोटे तौर पर तो हवा का 4 मंडल है, लेकिन कुल मिलाकर के हवा का 5 मंडल है। आइए इसको फिगर से देखा जाए। फिगर अगर आप समझ जाते हो तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कर दिया जाए, ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर नीचे में ये अर्थ पृथ्वी है, ये अर्थ है, और यहाँ से ऊपर तो अनंत तक है। तो किसी खास ऊंचाई के बाद, अभी बताएं कि कितनी ऊंचाई के बाद हवा नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, भयकम हो जाता है, निर्वात हो जाता है, लेकिन किसी खास ऊंचाई तक तो है। तो फर्स्ट लेयर में क्या होता है, और मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं जैसे वर्षा का होना, बिजली का चमकना आदि आदि जो घटना, जोनों का हवा का बहना आदि आदि फर्स्ट लेयर में होता है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की भी ऊंचाई जानना है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर का जानना है, उसके बाद मेसोस्फियर का जो 5 मंडल है उसके बाद जानिए। तो 5 मंडल में पहला जो है, यहाँ तो 0 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 8 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऐसे ऐसे थोड़ा करिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, यहाँ 18 कर देते हैं। और यहाँ पर आप पोल लिखिए। पोल का मतलब होता है ध्रुव। अभी बताएंगे कि ध्रुवीय क्षेत्र पहले ही बता दिया था। ध्रुवीय क्षेत्र कौन होता है, जिसको पोलर रीजन कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन को होता है, टेम्परेट जोन कौन होता है, इसे बताया गया है। फिर दोबारा पोल का मतलब ध्रुव हो गया। और यहाँ पर है इक्वेटर, इक्वेटर विषुवत रेखा। ऐसे तो अगर गोल पृथ्वी को ऐसे अगर घेर दिया जाए, मान लीजिए पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल बॉडी है, तो यहाँ जो बीचों बीच जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर वाला कहते हैं, विश्व भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और ऊपर वाला वो क्या कहते हैं, ये पोल कहते हैं। पोल माने ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, ऊपर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर माने पोल के ऊपर 8 किलोमीटर और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पाया जाता है। पहला को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जानिए। यहाँ जो भी आपको वीडियो लेक्चर प्रसारित किया जाता है उसमें बोथ हिंदी और इंग्लिश पर बल दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में नहीं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, तो टर्म तो कम से कम इंग्लिश का आप जान जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ट्रोपोस्फियर इन हिंदी क्षोभ मंडल, हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, कहिए ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर।
और हिंदी में भी लिख दीजिए, ये है क्षोभ मंडल। और ये पोल पर इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना आदि आदि जो भी घटना है, आप हवा के जोर से बहता हुआ जो महसूस करते हैं, और सारी घटनाएं ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के जब ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, पहले मंडल का लिख देते हैं, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है 5 लेयर के बारे में समझना है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। तो समताप मंडल का ऐसे ऐसे कर दिया जाए, दिस इज द समताप मंडल एंड द डिस्टेंस 8 से 18, 8 अगर यहाँ पोल पर है तो 18 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर या हियर टू हियर, और ये है 50 किलोमीटर। और यहाँ है समताप मंडल, समताप मंडल, और अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक पतली सीमा रेखा होता है जो 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, उसको होता है ट्रोपोपॉज। कभी कभी पूछ देता है कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो पतली जो एक लाइनिंग है, जो एक मंडल है, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ये पूछ दिया परीक्षा में, PAUSE, ट्रोपोपॉज कहते हैं क्षोभ सीमा। और यह 1 से 1.5 किलोमीटर तक का इसका ऊंचाई होती है ट्रोपोपॉज का। तो हियर इज द स्ट्रेटोस्फियर, हियर इज द ट्रोपोस्फियर, एंड मीन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर द नेमली इज ट्रोपोपॉज। उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। और उसका जो हाइट होता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक का होता है। इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको जान लेना है। तो फर्स्ट लेयर जो पृथ्वी से सटा हुआ है वो कहलाता है ट्रोपोस्फियर, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फियर, और ऊपर की ओर आपको लिए चलते हैं और वो होगा मध्यमंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यमंडल। मध्यमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है मेसोस्फियर, मध्य मंडल, इसको कहते हैं मेसोस, PHERE, मेसोस्फियर। और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर है 80 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया 80 किलोमीटर, तीसरा लेयर आ गया, 5 लेयर तक जाना है। और मध्यमंडल के ऊपर की जो हवा का जो मंडल है उसको क्या कहते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। और इस मंडल के 2 नोमेनक्लेचर हैं, दोनों का नाम जानना है। एक का नाम है उष्ण मंडल और एक है आयन मंडल। बट इन इंग्लिश आयन मंडल को कहा था आयनोस्फियर और उष्ण मंडल को कहा था थर्मोस्फियर। तो दोनों नाम लिख दिया जाए, अच्छा है। हिंदी में तो कहते हैं आपको आयन मंडल को कहा आयन मंडल, आयन मंडल को IONOS, PHERE मंडल को कहते हैं आयन मंडल या उष्ण मंडल, गर्म है उष्ण मंडल को कहते हैं थर्मोस्फियर, PHERE थर्मोस्फियर। ये आयन मंडल या उष्ण मंडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इसी मंडल के चलते हम रेडियो प्रसारण सुन, रिफ्लेक्टेड रेज, और यह जो होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज एयर होता है, ये जो लेयर है इस मंडल के होने के चलते ही हम रेडियो प्रसारण सुन पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, आफ्टर दैट जब आप ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर, और उसके ऊपर मेसोस्फियर, और उसके ऊपर आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर जाएंगे और इससे भी ऊपर थोड़ा आप लिए चलते हैं, और उसकी हाइट है 1000 किलोमीटर। और यहाँ है 8, 0 से 8 कोई बात नहीं है, 50 किलोमीटर ऊंचाई, 80, 400, और यहाँ 100, 1000 किलोमीटर। तो आयनोस्फियर और थर्मोस्फियर से ऊपर होता है वह है एक्सोस्फियर, अंग्रेजी में होता है EXOS PHERE, और इसको कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर ह के बाद जो है तो मुंह पर किया जाए बहिर्मंडल। और यह एक्सोस्फियर, यहाँ हवा अत्यंत क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में है। और इसके ऊपर जो है अब 1000 किलोमीटर के ऊपर भी आपके मन में होता है क्या वहाँ हवाएं नहीं? बिल्कुल नहीं है। और उसको कहते हैं निर्वात। तो क्या कहते हैं? भयकम। निर्वात को अंग्रेजी में भयकम कहा जाता है, VACWM देखिएगा, भयकम का स्पेलिंग होता है BS। और यहाँ पर है निर्वात, जहाँ हवा नहीं है। तो हवा का सबसे अधिक संकेंद्रण, कंसेंट्रेशन ऑफ द एयर किसमें है? और इसमें है। इसमें जानना है कि मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं ट्रोपोस्फियर में होती है।
और जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट इन द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, यहां से मान लीजिए यहाँ 0 है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर जो है ना डिक्रीजेज, टेम्परेचर घटता है। फर्स्ट लेयर में घटता है, उसके बाद बढ़ता है, फिर घटता है, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है। इसको याद रखना है। फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, तापमान घटता है। और तापमान घटने का कुछ दर है, तापमान घटने का कुछ दर है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नॉर्मल लैप शिफ्ट कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जान जाइएगा, टर्म है इसमें नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। लैप्स रेट इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ह्रास दर। अभी सामान्य ह्रास दर का मान कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसको नॉर्मल लैप सेट कहते हैं। ये मैदानी इलाका से आप पर्वतीय इलाका की चाहे ऊपर की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा इन द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर, इन द सबसे लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप सेट। दिस इज ट्रोपोस्फियर। एंड ट्रोपोस्फियर के बाद जो है टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। अब देखिए, पहला में डिक्रीजेज था, अब हो गया इंक्रीजेज। यहां पर डिक्रीजेज है और यहां पर क्या हो गया इंक्रीजेज। अब तापमान बढ़ता है। आपके मन में होगा कि आखिर समताप मंडल में तापमान बढ़ता, इसी मंडल में फ्रॉम हियर टू हियर एक O3 जो है ओजोन लेयर करीब 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में, 8 है तो कोई बात नहीं, 8 को थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, 10 से 50 किलोमीटर का हाइट है, उसी में ओजोन लेयर पाया था। और ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेयर के होने के चलते ही सूरज से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। ये लेयर O3 जो होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। और कहीं कहीं पर तो इसका होल भी हो गया है CFC आदि के प्रयोग अधिक करने से, और वो हानिकारक है, उससे स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है, होने की संभावना बढ़ गई है। कोई कोई क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर उसमें ओजोन लेयर में भी डिप्लीशन हो गया है। एनीवे, तो ये जो है इसी ओजोन परत के होने के चलते समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन आता है। और इसके एक और इंपॉर्टेंट है, यहाँ की हवाएं क्षैतिज होती है, यहाँ पर उच्छृंखल झोंका पाया जाता है। कभी वर्टिकली कभी हॉरिजॉन्टली हवाएं बहती है, कभी तो वर्टिकली बह रही है ऊपर से, कभी हॉरिजॉन्टली, गर्मी के दिनों में तूफान आया ऊपर बहा, ऐसे जैसे मंद मंद हवाएं ऐसे बह रही है। तो एक जो हॉरिजॉन्टली हो गया, एक वर्टिकली हो गया, तो उच्छृंखल झोंका ट्रोपोस्फियर में बहती है। लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फियर में, वहां की हवाएं क्षैतिज होती है, और इसीलिए क्षैतिज हवाएं होती हैं, वहां पर हवा का उच्छृंखल झोंका नहीं पाया जाता है। और इसीलिए वायुयान चालक इसी मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का जो कराएंगे तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कभी कभी होता है, समझाने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बात विस्मृत हो जाता है। इसलिए जब एक क्वेश्चन आंसर जब कराते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कभी कभी होता है अब दिमाग में बात नहीं आया जो बोलना जरूरी था, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो सारी की सारी बातें हो जाएगी, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि भाई कहाँ कोई क्वेश्चन छूटा नहीं छूटा, तो सब कराना पड़ता है। तो एनीवे, ऐसे तो कोशिश करते हैं कि नहीं छूटे, एक आदमी छूट भी जाता है, होता है, मेमोरी का ऐसा है। तो दिस इज द ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर उच्छृंखल झोंका पाया जाता है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है। जब वर्टिकल मूवमेंट कहीं चल रहा है, हवा किसी ऊंचाई पर कहीं क्षैतिज रूप में होता है, तो उच्छृंखल झोंका तो पाया जाएगा। और लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, वहाँ की हवाएं क्षैतिज ही होती है, वहाँ उच्छृंखल झोंका नहीं पाया जाता। और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फियर की हवाएं हॉरिजॉन्टल होती है, लेटा हुआ जैसा होता है, क्षैतिज होता है, वहाँ हवा का उच्छृंखल झोंका नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वायुयान चालक उसमें वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। अब आए थोड़ा सा और ऊपर लिए चलते हैं आपको। तो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इंक्रीजेज। पहले घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। देखिए कैसा प्रकृति का ऐसा है, पहले तो घटा है, फिर बढ़ा है, और फिर जो है टेम्परेचर घटा है। यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है तो यहाँ पर होता है -100 डिग्री सेल्सियस। -100 हो जाता है मेसोस्फीयर में, इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
और इसके ऊपर जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और उसको क्या कहते हैं, उसका नोमेनक्लेचर दो है। हिंदी में उसको आयन मंडल या उष्ण मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर कहते हैं। और इस मंडल की हवाएं विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। और इसी मंडल के होने के चलते हम रेडियो प्रसारण सुन पाते हैं। और इसका जो हाइट है वह 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और द फर्स्ट लेयर में तो आपको बताया कि डिक्रीजेज, फिर इंक्रीजेज, मेसोस्फीयर में डिक्रीजेज हो गया, मतलब घट के माइनस हो गया, और फिर इंक्रीजेज, अब इसका एग्जैक्ट नहीं है कि कितना तक पहुंच जा रहा है। और उसके बाद इंक्रीजेज, बहिर्मंडल में भी इंक्रीजेज ही होता है, माने तापमान बढ़ता है। और उसके बाद तो हवा है ही नहीं, उसके बाद निर्वात है। तो वायुमंडल का जो संगठन है, जो कंपोजिशन ऑफ द ईयर है, उसमें तो 78% नाइट्रोजन होगा, 21% आपको ऑक्सीजन हो गया, 1% में जो वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, खासकर एवापोरेशन में, वाष्पीकरण में एब्जॉर्ब करता है, और कंडेंसेशन में एनर्जी को रिलीज करता है। और कंडेंसेशन में रिलीज करता है, जब कभी कभी डिटेंटेड अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं तो आपको भयंकर तूफान और जोरों की हवाएं बहती है। तो वो तो कंपोजिशन ऑफ एयर में बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डस्ट पार्टिकल्स का होना भी जरूरत है, और डस्ट पार्टिकल ही आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं, वहीं पर जलवाष्प का संघनन होता है। और जलवाष्प का जब संघनन होता है आर्द्रताग्राही केंद्र पर, धूल के कण पर, तो फिर बादल बनते हैं। जो बादल बनते हैं उसके बाद फिर हवा जो बहने लगती है तो वर्षा होने लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी था। उसके बाद उसमें कुछ O3 था, जो ओजोन लेयर के बारे में बात नहीं बताया, 10 से 50 किलोमीटर है, छन्नी का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 एंड जलवाष्प दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी को न अत्यधिक गर्म होने देता है न अत्यधिक ठंडा होने देता है। अब जलवाष्प देखिए वाटर इंसुलेशन को भी एब्जॉर्ब करता है। अगर जलवाष्प नहीं हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, और अत्यधिक गर्मी हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और टेरेस्ट्रियल ग्लेशियर, पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है, ये भी अगर अत्यधिक मात्रा में छोड़ दे तो पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। तो बैलेंस के लिए प्रकृति ने ऐसा बैलेंस बनाया है कि इंसोलेशन भी होता है, ऊपर से रोशनी आ रही है, उस चीज के से धरातल गर्म होता है, और धरातल जो गर्मी छोड़ती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल का गर्म होना भी जरूरी है। अत्यधिक मात्रा में अगर उसको नहीं गर्म होगा धरती की और पूरे की पूरी गर्मी और चली तो धरातल बहुत ठंडा हो जाएगा, फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। जीवन के लिए कुछ गर्मी होना भी जरूरी होता है। तो ये चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट था लिथोस्फीयर, उसमें 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसकी चर्चा हो गई, क्वेश्चन से सर्च किया दिया गया। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है वो है एटमॉस्फेयर। उसका फर्स्ट चैप्टर था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप दिमाग से रख लें, और टर्मिनोलॉजी अगर दिमाग में रख लें तो फिर वायुमंडल का सारा चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। इसमें जितने टर्म बताए गए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और कल या अगले वीडियो में इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने उसमें और व्याख्या फिर हो जाएगी। कभी कभी होता है कि इसमें कुछ बात छूट जाता है, हमको भी महसूस होता है कि बात तो बताना था, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं तो उसमें छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जब भी पढ़ें तो आप उसको लिखने का कोशिश करें। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि लिखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें लिखाई कंपल्सरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और राइटिंग मेक्स मैन एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट आंसर देना है, एग्जैक्ट आपको याद रखना है। सो राइटिंग इज कंपल्सरी। थैंक यू वेरी मच। ओके।